हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संगा विजेकर, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ स्कॉलरट्यूड वेब एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि कल नीट का एग्जाम हुआ है और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ जूलॉजी की आंसर की आप सब लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। तो बिना कोई समय को वेस्ट करते हुए हम आंसर की डिस्कस करते हैं। जूलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इन द अबाव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट EcoRI साइट, which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? EcoRI ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि प्रेजेंट है लैक्जेड जीन में। ये जीन है लैक्जेड और ये लैक्जेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ये डिग्रेड करता है एक्सगैल को, और एक्सगैल दो चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है गैलेक्टोस और दूसरा होता है ब्लू कलर कंपाउंड मॉलिक्यूल। इसका मतलब अगर हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वर्किंग है तो बनेगा ब्लू कलर्ड मॉलिक्यूल, और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम नहीं कर रहा तो हमारी कॉलोनीज बननी चाहिए वाइट। अब हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम कब करेगा? जब उसमें कोई भी फॉरेन जीन इंसर्टेड ना हो, पर हम तो चाहते हैं रिकॉम्बिनेशन में कि कोई फॉरेन जीन इंसर्टेड हो, बिकॉज यहाँ पे हमने बोला है रिकॉम्बिनेशन। तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम नहीं करना चाहिए, मतलब उसने बनानी चाहिए व्हाइट कॉलोनीज, एंड हेंस आंसर वुड बी व्हाइट कॉलोनीज, कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The protein portion of an enzyme is called मैक्सिमम एंजाइम्स, जिनको हम हैलो एंजाइम बोलते हैं, वो बनते हैं प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से। इनको हम कहते हैं हैलो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। हेंस एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, ये है एपो एंजाइम, and therefore answer would be 1 apoenzyme. Let's see next question. Neoplastic characteristic of cells refers to A option, a mass of proliferating cell, B rapid growth of cell, C invasion and damage to the surrounding tissue, D those confound to the original location. जब हम बात करते हैं नियोप्लास्टिक वर्ड की, तो नियोप्लास्टिक इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, और हमेशा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ प्रोलिफरेटिंग सेल होता है। मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल मतलब ट्यूमर बनाता है, उसमें सेल की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू भी होता है। लेकिन these are not confined to original location because neoplastic can move to some other places causing malignancy, or it may return to localized region. यानी नियोप्लास्टिक में दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ ओरिजिनल लोकेशन पे रहे, और इसीलिए डी ये गलत है, दैट्स इनकरेक्ट, एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ए बी सी। ए बी सी ऑप्शन इज 4, सो 4th इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है। प्रोजेस्टेरॉन जो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी।
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्स इंटरमीडिया, जिससे कि मेलानोसाइट्स ये मेलानिन बनाते हैं, और कैटेकोलामाइन्स ये एड्रेनालिन मेडुला बनाते हैं। तो ये हुआ, अगर हम अभी जो हमने डिस्कस किया उस हिसाब से आंसर वुड बी 3। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये हमने ऑलरेडी बुक में डेफिनेशन देखी है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम कहते हैं मेनार्च। मेनोपॉज तो वो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ओव्यूलेशन वो है जब एग रिलीज होता है, और डायोपॉज तो डॉर्मेंसी है, हाइबरनेशन है, जो रिप्रोडक्शन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर है 4 मेनार्च। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Which of the following genetically engineered organism were used by Eli Lilly to prepare human insulin? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनोवेशन था, रिसर्च था जो एली लिली ने किया, जिसकी वजह से आज हम सबके पास इंसुलिन अवेलेबल है, उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है। तो ह्यूमन इंसुलिन उन्होंने बनाया था ई कोलाई में, और ई कोलाई ये एक बैक्टीरियम है, इसलिए बैक्टीरियम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are two statement. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. ये assertion और reason का question है। Assertion ये कहता है all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Reason ये कहता है the members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. In the light of the above statement, choose the correct one. Now we'll discuss the reason and assertion. Assertion and reason. Assertion ये कहता है कि vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. That's a true thing, क्योंकि chordates ये phylum है और vertebrates ये subphylum है, तो सारे vertebrates chordate है, ये एक true statement है. We'll see the reason. The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. दिस इज ऑल्सो ट्रू। वर्टिब्रेट जितने भी हैं वो हमेशा एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नोटोकॉर्ड बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो एडल्ट फॉर्म में वो कार्टिलेजिनस टू वर्टिब्रल कॉलम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे कि मैंने कहा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सो आंसर वुड बी 3। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। We'll see next question. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमको मैच करना है। एल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेज, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च किया था और उन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने बैक्टीरियोफाज पे काम किया था। तो ए का आंसर है 4। यूक्रोमैटिन ये हमको क्रोमोसोम में दिखाई देता है, जो कि लेस कंडेंस है, और लेस कंडेंस होने की वजह से वो लाइट स्ट्रेंड होते हैं, तो बी का हुआ 3। फेडरिक ग्रिफिथ इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया था, और वो किया था उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड रैट्स पे, तो सी का हुआ 1। एंड डी इज अगेन कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन क्रोमोसोम विच इज डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्ट्रेन। तो अकॉर्डिंग लाइक आफ्टर सॉल्विंग द मैच द फॉलोइंग, आंसर इज 1। लेट्स मूव अहेड। ओके, एडिनोसिन ये एक न्यूक्लियोसाइड है, एडेनिलिक एसिड ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन ये एक नाइट्रोजन बेस है, और एलेनिन ये एक अमीनो एसिड है। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, जिनको ये बेसिक्स आते हैं वो डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। Next, in frog, the renal portal system is a special venous connection that links to रीनल पोर्टल सिस्टम। ये एम्फीबियंस में देखा जाता है, रेप्टाइल्स में है और बर्ड्स में भी होता है, जहाँ पे उनके लोअर पार्ट मतलब हिंड लिम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द किडनी थ्रू रीनल पोर्टल सिस्टम, एंड हेंस आंसर वुड बी किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं। Yes, next question is polymerase chain reaction, that is PCR, amplifies the DNA following equation. Amplification का मतलब PCR एक ऐसी मशीन है जो DNA की कॉपीज बनाती है। तो
हर बार जब हम साइकिल रन करते हैं तो डीएनए का कंटेंट डबल होता है, तो उसका इक्वेशन है 2 to the power n। n मतलब नंबर ऑफ साइकिल, जितने बार आप साइकिल रन करेंगे उतना डीएनए का कंटेंट डबल होगा, इसलिए आंसर इज ऑप्शन 4। Find the correct statement. I'll read the statement first and we'll see which are those correct. In human pregnancy, the major organ system are formed at the end of 12 weeks. That's a correct sentence. ऑर्गन, जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम है ये 12 वीक्स के प्रेगनेंसी तक बन जाते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। एज आई सेड नाउ कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि 12 वीक्स में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, तो 8 वीक में नहीं बनते। 8 वीक्स में हार्ट बन जाता है बट अदर मेजर ऑर्गन्स नहीं बनते, सो बी सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month of gestation. That's a correct one. In human pregnancy, limbs and digits develop by the end of 2nd month. This is also true. In human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month. This is also correct. So, out of A, B, C, D, only B is incorrect, and that's why answer is A, C, D, E. That's option 2. Okay, यहाँ पे एक डायग्राम दिया था बायोरिएक्टर का और उसको लेबल करना था, तो मैंने यहाँ पे आंसर की में दिया हुआ है। तो जो सी है दैट इज फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर फर्मेंटर में इसीलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एयर बबल्स फॉर्म होते हैं, फोम तैयार होता है और वो फोम कई बार कंटैमिनेट कर सकता है अंदर के लिक्विड को, या जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंटैमिनेट कर सकता है, इसलिए हमको फोम ब्रेकर चाहिए होता है। तो सी इज फोम ब्रेकर। So answer is C. Frog respire in water by skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity and lungs. Let's see. Frog respire in water by skin and buccal cavity. No, that's incorrect. Frog respire in water only by skin, whereas on land it respire through skin, buccal cavity and lungs, and hence statement is false for water. वाटर के लिए स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ब्यूकल कैविटी का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन लैंड पे स्किन, ब्यूकल कैविटी और लंग्स तीनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इट इज ट्रू फॉर लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। मेडुलरी हॉर्मोन्स ये स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेस में हमेशा हमारी हार्ट बीट बड़ी हो जाती है, हमको गूज बम्स आते हैं, हमारे हार्ट रेट बढ़ता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर जैसे हम रेगुलर बेसिस पे जानते हैं कि स्ट्रेस में हमारे साथ क्या होता है, तो हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ा, पाइलो इरेक्शन मतलब गूज बम्प आए, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ी। तो दीज 3 सेंटेंस आर करेक्ट। Whereas स्ट्रेस में हमारी प्यूपलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो डायलेट होती है, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन आर बी, सी, डी, इसलिए 4th ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? ये चारों ही हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। FSH, ACTH और LH ये तीनों synthesized और released by pituitary gland है, whereas ADH is actually synthesized by hypothalamus and it is stored in the pituitary gland. So hence 4th is the option because 4th one is prepared by the hypothalamus and not by the pituitary. Let's move ahead. Okay, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग दिया है स्पर्म के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि हेड में क्या है। यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया है मैंने, हेड में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो ए का हुआ 4, मिडल पीस यहाँ पे मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी देना। तो बी का हुआ 3, एक्रोजोम जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें होते हैं एंजाइम्स ताकि वो सेकेंडरी oocyte के जो बाहर की लेयर्स है उसको ब्रेक करके अंदर पेनिट्रेट कर सके
और टेल का काम है स्पर्म मोटिलिटी, वो मोटिलिटी के काम आता है। तो अगर हम इस मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 3। ओके, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। जिनको एग्जाम्पल्स याद है वो डायरेक्टली क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि आउट ऑफ दीज 5 ओनली वोल्वॉक्स कैन नॉट फिक्स द नाइट्रोजन एंड हेंस डी इज द आंसर। अगेन देयर इज अ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखते हैं लिस्ट 1 में हार्ट बनाता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, इट इज एन हार्मोन जो ब्लड प्रेशर को का इंडिकेट करता है, कम या ज्यादा जैसे ही होता है तो हार्ट उसको रिलीज करता है। किडनी बनाता है इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी सिंथेसिस, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए इरिथ्रोपोएटिन लगता है जो बनाता है किडनी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रिलीज करता है सिक्रीटिन ताकि वो उसका पीएच मेंटेन कर सके। एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है एल्डोस्टेरॉन। तो अगर हम ये मैच द फॉलोइंग जैसे हमने डिस्कस किया उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी 2। ओके, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर। साइक्लोस्टोमाटा के एग्जांपल अगर हम देखते हैं लैम्प्रे और हैगफिश, ये दोनों ही ब्लड सकिंग फिशेस है, ऑर्गेनिज्म है, और इसलिए हम उनको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। तो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट। रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन एकिनोडर्म्स इज, 5 ऑप्शन दिए हैं, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सक्रीशन। बट उसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फूड। तो ये अगर उसका स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं तो आंसर वुड बी 4। विच आर करेक्ट आउट ऑफ दीज वी हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी को हम सीटी स्कैन कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस को एमआरआई कहते हैं, एंड यस बोथ द टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट द कैंसर। सो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। Chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cell. No, chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cell. तो ये सेंटेंस हो गया wrong. This is incorrect. Alpha interferon activate the cancer patient's immune system and helps in destroying the tumor. That's a correct one. Alpha interferon ये कैंसर पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसको ट्यूमर से लड़ने की मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। नो, वो कोई बायोलॉजिकल ऐसा मॉडिफायर का रोल नहीं प्ले करता। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज्ड, दैट्स अ पार्शियली करेक्ट। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ डिक्रीज होता है, हो सकता कि वो इंक्रीज भी हो। तो ये सेंटेंस भी आधा अधूरा सही है और आधा गलत भी है, इसलिए कंसिडरिंग दीज ऑप्शंस A and C are correct option whereas B, D, E are incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम देखते हैं कि क्या कौन से ड्रॉबैक्स है IVF के। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, नहीं, मदर की जान कोई खतरे में नहीं होती IVF के दौरान, मतलब इतना रिस्क फैक्टर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हाई लिखा है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट, यस IVF करना बहुत महंगा है, टेस्ट ट्यूब बेबी करना इट्स अ कॉस्टली थिंग। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, नहीं, ऑप्शनल होता है, चाहे तो कहीं और से स्पर्म डोनेट किया जा सकता है, कहीं और से एग डोनेट किया जा सकता है, तो सी इज इनकरेक्ट। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, दैट्स ट्रू, जब से IVF आया है, टेस्ट ट्यूब बेबी आया है, लोग चाहते हैं कि उनका खुद का बेबी हो और तब से ऑर्फन्स का एडॉप्शन कम हो गया है। नॉट अवेलेबल इंडिया, दैट्स इनकरेक्ट, हर गली में आजकल हमको IVF सेंटर देखने को मिलते हैं। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, यस ट्रू, IVF करते समय कई बार ऐसा होता है कि अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज ऑप्शंस हमको ध्यान में आता है कि B, D एंड F आर करेक्ट एंड देयरफॉर ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर भी हमको करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है. द रिडक्टिव डिविजन फॉर ह्यूमन फीमेल गमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गमेटोजेनेसिस. दैट्स अ ट्रू थिंग. फीमेल का oogenesis ये उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब वो अपनी माँ के पेट में होती है तब से गमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. वेयर एज मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस या गमेटोजेनेसिस तब स्टार्ट होता है जब वो प्यूबर्टी पे जाते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट. Second sentence, the gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to female. Yes, that's a true statement. Because जब लड़कियों का oogenesis यानी गमेटोजेनेसिस हो रहा होता है तो वो 2 बार प्रोफेज 1 में और मेटाफेज 2 में अरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोसेस को टाइम लगता है. वेयर एज मेल के केस में वो शॉर्ट है, इसलिए बी सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट. Third, the first polar body is associated with the formation of primary oocyte. That's an incorrect thing. First polar body तो तब फॉर्म होता है जब secondary oocyte बनता है, तो ये incorrect है. D. Luteinizing hormone surge leads to disintegration of the endometrium and the onset of menstrual bleeding. That's an incorrect thing. Luteinizing hormone is mostly responsible for ovulation and not for the endometrium, and hence C and D are incorrect. तो ए और बी करेक्ट है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन 3. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement refers to reductionist biology? Reductionist biology ऐसे बायोलॉजिस्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़कर उनके बीच लिंक लाते हैं, और मोस्टली उनका अप्रोच होता है फिजिको केमिकल अप्रोच, और इसीलिए ऑप्शन 3 is the correct answer. At maturation in primary lymphoid organ, the lymphocytes migrate for interaction with antigen to secondary lymphoid organ tissues like option A thymus, option B bone marrow, C spleen, D lymph node, E pairs patches. इन पांचों में से thymus and bone marrow are primary lymphoid organ. सेकेंडरी कौन से हैं? स्प्लीन, lymph node and pair patches. C, D, E. इसीलिए आंसर वुड बी C, D, E. That's option 2. Very simple question. Which of the following type of immunity is present at the time of birth and is non-specific type of defense in the human body? That's a innate immunity. जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सबके पास innate immunity होती है जो नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी भी एंटीजन या किसी भी फॉरेन पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक नहीं है, और ये हमारे बर्थ से हमारे साथ होती है. तो दैट्स अ इनेट इम्यूनिटी. Which of the following enzyme contains heme as the prosthetic group? Prosthetic group हमने पहले भी देखा था कि hello enzyme is made up of apoenzyme and any non-protein part और non-protein part, जिसको हमने देखा था prosthetic group एक example था. तो हमको चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसमें हीम उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है. तो इन चारों में से कैटेलेज है. कैटेलेज के अलावा एक और है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज. तो कैटेलेज एंड पेरोक्सीडेज, इनके पास हीम ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है. तो चारों में से सेकेंड इज दी करेक्ट ऑप्शन. What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है. दैट इज वेना कावा. वेना कावा ही सबसे लार्ज वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम बॉडी बैक टू द हार्ट. बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वेना कावा. पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स टू द हार्ट. आओर्टा ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट से रेस्ट टू द बॉडी की तरफ. और पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट टू द लंग्स. तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस हिसाब से सेकंड वेना कावा इज द आंसर. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था. द ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. तो जैसे हमने पहले भी देखा था
कि अगर हमारे पास वेक्टर है जिसमें लैक्जेड जीन है, लैक्जेड जीन जो बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक करता है एक्स गैल को दो हिस्सों में, एक है गैलेक्टोस और दूसरा है ब्लू कलर कंपाउंड, ब्लू कलर मॉलिक्यूल और ब्लू कलर कंपाउंड। तो अगर मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज वर्किंग है, सही है, तो मेरी कॉलोनीज कैसे दिखेंगी? ब्लू कलर की। लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब वर्किंग नहीं होगी? जब हम इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाला, क्योंकि इसमें है, इस लैक्जेड जीन में है EcoRI जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है। तो अगर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस EcoRI लैक्जेड में डाला तो मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम नहीं करेगा और मुझे ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी व्हाइट कलर कॉलोनी। मतलब अगर मेरा सेल रिकॉम्बिनेंट है तो वो देगा व्हाइट कलर कॉलोनी, और नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो देगा ब्लू कलर कॉलोनी। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिए हैं। द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव DNA इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। दैट्स अ फॉल्स थिंग, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरा वेक्टर ये रिकॉम्बिनेंट है तो वो देगा व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की नहीं देगा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव DNA insert in the plasmid and are identified as a recombinant colonies. That's the right thing. अगर ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं है, मतलब व्हाइट कॉलोनी है, तो वो ही रिकॉम्बिनेंट है। और उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन 2 दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये उसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Silencing of specific mRNA is possible via RNAi because of साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। mRNA क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा mRNA साइलेंस हो जाए, मतलब इनएक्टिव हो जाए, तो हम यूज करते हैं RNAi, दैट इज RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस ये उस mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री होता है और बनाता है डबल स्ट्रैंडेड RNA, जिसकी वजह से वो हो जाता है इनएक्टिव। इसलिए आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। Okay, next question. While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट 2 ऑप्शन तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, ये कुछ और ही कहते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड यही 2 टर्म है, असिलोमेट एंड सुडोसिलोमेट। सुडोसिलोमेट उनको कहते हैं, वो ये सुडोसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बॉडी कैविटी है एंड दे आर नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। यहाँ पर भी ये बात आई है, विद द प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मेसोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनल। मतलब पूरी तरह हर जगह मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है, meaning that the mesodermal is only present on the body wall side। तो अगर हम सूडोसिलोमेट्स की डेफिनेशन देखते हैं और ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि आंसर उसका 4th है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following enzymes are not essential for gene cloning? जीन क्लोनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसके बगैर हम जीन क्लोनिंग कर ही नहीं सकते वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, DNA लाइगेज एंड DNA पॉलीमरेज। ये 3 एंजाइम के बगैर हम जीन क्लोनिंग कर ही नहीं सकते। तो बचे कौन? 2, DNA म्यूटेज एंड DNA रिकॉम्बिनेज, दैट इज C and D, and hence C and D are the option which are not essential for gene cloning। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। Which of the following statement is correct about the location of मेल कॉपुलेटरी पैड? मेल कॉपुलेटरी पैड ये होता है
मेल फ्रॉग के फर्स्ट डिजिट के 4 लिम्ब में, ये उसका लोकेशन, ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। तो आंसर इज 2, ऑप्शन 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेफ्रॉन का डायग्राम दिया था, मतलब 4 ऑप्शंस दिए थे और बताना था कि पीसीटी या डीसीटी में से कौन सी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता है। तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का डायरेक्टली डायग्राम दिया है, तो अगर हम ये डायग्राम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे मैंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया है, विल कंपेयर कि ये चारों स्टेटमेंट और इसमें से कौन सा किसको मैच होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट ये है, वो कह रहे इट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल। सी टर्मिनल तो ये है, ये तो अमाइनो टर्मिनल है, तो एक्चुअली एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट एट द अमाइनो टर्मिनल and not the C terminal, and therefore this sentence is incorrect. Let's see the second one. Constant region of heavy and light chain are located at C terminus of antibody molecule. That's a true thing. Constant जो region है heavy और light के दोनों ही C terminus पे present है, so second option is correct. Each body has 2 light and 2 heavy chain. That is also true. दोनों के पास heavy और light है, so this is also true. The heavy and light chains are held together by disulfide bond. Heavy और light दोनों ही connected है, linked by disulfide bond. तो इससे हमको पता चलता 2, 3, 4 are correct and only A is incorrect. Okay, sweet potato and potato represent certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain the evolution. आंसर इसका एनोलॉजी एंड कॉन्वर्जेंट है। क्यों? एनोलॉजी का मतलब ये होता है जिनके सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है लेकिन वो डिफरेंट ओरिजिन से, उनका ओरिजिन सेम नहीं है लेकिन फंक्शन उनका सेम है। अब अगर हम घर पे खाते हैं स्वीट पोटैटो, पोटैटो हमको पता है कि दोनों में क्या है, स्टार्च है, तो दोनों ही स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, तो दोनों का फंक्शन स्टार्च स्टोर करने का है, भले ही उनका ओरिजिन अलग है। कॉन्वर्जेंट क्यों? Evolutionary process where different species develop similar trait due to similar environmental pressure. भले ही दो अलग ओरिजिन में है, भले ही दो अलग एनवायरनमेंट में है, बट उस जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, जो डिफरेंट स्पीशीज है, उनको सिमिलर एनवायरनमेंट मिलने की वजह से उन्होंने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को गेन किया, दैट इज सिमिलर फंक्शन को गेन किया, और वो है स्टार्च का स्टोरेज। तो आंसर इज एनोलॉजी एंड कॉन्वर्जेंट। Okay, next, why can't insulin be given orally to diabetic patient? 4 ऑप्शन दिए, because of structural variation, its bioavailability will be increased, human body will elicit strong immune response, it will be digested in gastrointestinal tract. Yes, this is the correct answer because insulin ये एक प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन को ओरली लेते हैं तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी जो एंजाइम्स है, उसका जो एसिडिक नेचर है, वो उसको पूरा ब्रेक डाउन करेगा और इंसुलिन लेकर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इंसुलिन कभी भी ओरली नहीं दी जाती। आगे बढ़ते हैं। नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन देखते हैं, Sg था प्लस S था, अब एरो देकर क्या हुआ, S प्लस S हो गया और G किसके पास चले गया, सॉरी S किसके पास चले गया, G के पास, यानी पहला G जो फर्स्ट S के पास था अब वो हैशटैग वाले S के साथ है, इसका मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, और इस तरह की रिएक्शन करता है ट्रांसफरेज, तो आंसर इज ट्रांसफरेज। ओके, यहाँ पर भी 2 सेंटेंस दिए और हमको करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो स्टेटमेंट 1 ये कहता है डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस, दैट्स अ ट्रू थिंग। रिकॉम्बिनेशन डीएनए के लिए करने के पहले हम हमेशा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स इन द agarose gel. As DNA is a negative molecule, it travels towards the anode, और
छोटा मॉलिक्यूल फास्ट ट्रेवल करता है, बड़ा मॉलिक्यूल पीछे स्लो हो जाता है। तो ये सेंटेंस भी सही है कि छोटे मॉलिक्यूल जो है डीएनए के या छोटे फ्रेगमेंट जो है वो एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं, और जो बड़े हैं, जो हैवी है, जो फास्ट ट्रेवल नहीं कर पा रहे, वो वेल्स के पास रह जाते हैं, एगारोस जेल के। तो बोथ सेंटेंस आर करेक्ट एंड हेंस आंसर वुड बी थर्ड। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के काइनेटोकोर, उसके आजू बाजू काइनेटोकोर होता है, और काइनेटोकोर पे कौन लगता है? स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस क्यों चाहिए? सेल डिवीजन के लिए चाहिए, इसलिए सेंट्रोमियर का मैच द फॉलोइंग होगा सेल डिवीजन। सीलियम हमको पता है हमेशा वो सेल मूवमेंट के काम आता है, सीलिया है, फ्लैजेला है, दोज आर कॉल्ड एज लोकोमोटरी ऑर्गन। तो सीलियम इज रिक्वायर्ड फॉर सेल मूवमेंट। क्रिस्टी, क्रिस्टी ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्रिस्टी में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो क्रिस्टी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन हम सबको पता है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। तो अगर हम ये मैच द फॉलोइंग सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है आंसर इज 2, दैट इज ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 1 एंड डी का 4। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following equation represent world's per logistic growth population? इसका डायरेक्टली आंसर इक्वेशन अगर रटी हुई है तो हम साफ बता सकते हैं कि आंसर 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है एम्फिसिमा। एम्फिसिमा लंग्स के एल्वियोलाई में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता। तो एक ऑप्शन है 2। एंजिना पेक्टोरिस ये होता है एक्यूट चेस्ट पेन, जब हमारे हार्ट के मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हार्ट में जो पेन होता है उसको हम कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ग्लोमेरुलस ये किडनी से रिलेटेड है, और जब उस पर इन्फ्लेमेशन होता है तो सी का हो गया 4। टिटैनी डायरेक्टली पता चलता है कि रैपिड स्पाज्म होता है जब भी मसल में लो कैल्शियम आयन हो। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस मैच द फॉलोइंग हमको पता चलता है कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। 4 ऑप्शन दिए, नोडल टिश्यू, अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स एंड डी इज एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स। ये हमने हार्ट के रेगुलेशन में देखा है कि पहले तीनों ए बी सी ये तीनों ही हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, इसमें एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का कोई रोल नहीं है, और इसीलिए आंसर इज 3 ए बी सी ओनली। तो यहाँ हमारा जूलॉजी का आंसर सॉल्यूशन डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।